ज्योग्राफी क्लास वन मेंस का क्रैश कोर्स। पीवाईक्यूज एज इट इज शायद रिपीट ना हो, लेकिन इनके बहाने से आप जो भी पॉइंट्स लर्न करोगे वो पॉइंट्स बहुत फायदा देंगे, उनसे आप बहुत सारे आंसर्स फ्रेम कर पाओगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। बॉम्बे में शाम को सूरज बाद में ढलता है एज कंपेयर टू कैलकाटा। क्लियर है आपको एग्जाम में कैसे सोचोगे कि इंडिया का मैप बनाओगे, हल्का सा सोचोगे कैलकाटा यहाँ पे है, मुंबई यहाँ पे है। ठीक है। एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इंडिया के नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वाले एक्सटेंट कितने हैं, तो इस चीज को रट लो, ये कई क्वेश्चंस में काम आएगा। अगर आप एग्जैक्ट फिगर लिख पाओगे एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली उसमें एग्जामिनर थोड़ा इंप्रेस्ड हो जाएगा। तो हल्का सा इंडिया का मैप बना के ये दोनों चीजें मार्क कर देना। एंड जब यहाँ पे सोचोगे 97 है, यहाँ पे 68 है, तो मुंबई अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना, आप अप्रोक्सीमेट सोच लेना कि 68 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, राइट, अप्रोक्सीमेटली 72 73 के आसपास। एंड कैलकाटा यहाँ से काफी दूर है, ठीक है, तो इसको आप मान लो, कितना मानोगे, थोड़ा सा 88 90 कुछ भी मान लो, ठीक है ना। अब तो पढ़ लो, अब तो पढ़ लो इस चीज को, बट एग्जाम हल्का सा गेस करना। तो फिर कहना है कि इनके बीच में अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री का डिफरेंस है, क्योंकि हमने पहले प्रीलिम्स में पढ़ा था कि 15 डिग्री के डिफरेंस का मतलब होता है 1 घंटे का डिफरेंस। ठीक है, तो ये हल्की सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हल्का सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो आप सिंपली छूटते ही लिखो कि ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इन दोनों सिटीज में सेम क्लॉक टाइम है, दोनों सेम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं, लेकिन इनमें सोलर टाइम अलग अलग है, राइट। तो इसीलिए ये डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 15 डिग्री का फर्क है, यानी कि 1 घंटे का फर्क है। जापान को बोलते हैं द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, ईस्ट से सन निकलता है, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट से सन निकलता है। उसी तरह सूर्य उदय, सूरज पहले कहाँ से निकलेगा, सनराइज पहले कैलकाटा में होगा, बाद में मुंबई में होगा। ठीक है, तो उसी तरह से ढलेगा भी, जो सनसेट होगा वो पहले कैलकाटा में होगा, बाद में मुंबई में। उसी तरह से सनराइज भी और सनसेट दोनों ही चीजें एक एक घंटे का दोनों में डिफरेंस आएगा। लेटर से 5 AM कैलकाटा में सनराइज हो रहा है तो मुंबई में 6 AM होगा। उसी तरह सनसेट अगर कैलकाटा में 5 PM है तो मुंबई में 6 PM होगा। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे लिख दो। एंड दिस एक्सप्लेन्स कि शाम को ऑफिस आवर्स, यहाँ पे ऑफिस आवर्स के बाद 1 घंटे क्यों ज़्यादा सूरज चमकता है। लेटर से इंडिया में आपने कहा कि हर जगह एक कंपनी है, उसका 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है, तो कैलकाटा में ऑफिस बंद होगा 5 बजे, एंड सपोज करो तभी यहाँ पे सनसेट हुआ है। ठीक है, मुंबई में भी ऑफिस बंद हो गया 5 बज गए क्योंकि सेम क्लॉक टाइम है, लेकिन उसके बाद भी 1 घंटे तक यहाँ पे सूरज लोगों को दिखता रहेगा। ठीक है, कुछ ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट हाफ ऑफ इंडिया लाइज आउटसाइड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया इज कॉल्ड अ ट्रॉपिकल कंट्री, राइट। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो अप्रोक्सीमेटली इंडिया को हाफ में डिवाइड करता है। तो फिर हमें इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री तो नहीं कहना चाहिए, फिर भी क्यों कहते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से कहते हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ट्रॉपिक्स में आती है कोई कंट्री तभी आप उसको ट्रॉपिकल कंट्री बोलोगे, नहीं, उसका क्लाइमेट अगर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो आप उसको बोलोगे ट्रॉपिकल कंट्री। फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्रीलिम्स में देखा था, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट इक्वेटर पे हर जगह तो नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ईस्टर्न पोर्शन है अफ्रीका का, यहाँ पे तो नहीं है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, सिर्फ लोकेशन से फर्क नहीं पड़ता, ज्योग्राफी और क्लाइमेट दोनों बातें डिपेंड करती हैं। अब इंडिया में देखो, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में भी पेनिनसुलर इंडिया की तरह से ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में ये लिखना है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में भी, नॉर्दर्न प्लेन्स हालांकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर हैं, ट्रॉपिक्स के बाहर हैं, उसके बावजूद इनमें नॉर्दर्न प्लेन्स में ट्रॉपिकल क्लाइमेट क्यों है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको क्या ध्यान में आता है, इट विल बी हॉट, ज्यादा गर्मी होगी वहां पे, एंड ज्यादा बारिश होगी, इट विल बी वेट। ठीक है, तो आप एग्जाम में सोचोगे यार अगर हॉट एंड वेट होगा तो हॉट क्यों होगा, हॉट क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट है ना, तो ऐसे लिख दो सिंपली। देखो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होना है, ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर नहीं है, दिस इज जनरल स्टडीज। ठीक है, तो नॉर्मली आप लिखो कि गर्मी क्यों है, क्योंकि डेजर्ट है। ठीक है, तो डेजर्ट एरिया की वजह से यहाँ पे समर्स में लू चलती है, इसलिए टेम्परेचर काफी हाई रहता है नॉर्दर्न प्लेन्स के अंडर। रेनफॉल ज्यादा होती है क्यों, क्योंकि मानसून होता है, यहाँ से हवाएं आती हैं पानी वाली, एंड हिमालयज उनको रोक देते हैं, फिर यहाँ पे सारी बरसात हो जाती है। तो हॉट एंड वेट दोनों हो गया। बहुत ज्यादा ठंडक भी नहीं है, हमें पता है कि जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो कोल्ड बढ़ता है, कोल्ड इंक्रीजेस, है ना, तो दिस शुड बी वेरी कोल्ड रीजन, बट इट इज नॉट कोल्ड, यहाँ पे ज्यादा ठंड नहीं होती है, सर्दियों में थोड़ी बहुत ठंड होती है, ठीक है ना, जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, 4-5 डिग्री
दिल्ली में टेम्परेचर होता है सर्दियों में, विंटर्स में। लेकिन बाकी जो इस लैटिट्यूड पे जो बाकी सिटीज़ हैं, उनमें जनरली टेम्परेचर और भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कम नहीं हो पाता क्योंकि हिमालयाज़ नॉर्थ से जो ठंडी हवाएँ आती हैं, उनको रोक देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। अगर यहाँ पे हिमालयज़ नहीं होते, तो बहुत ठंड रहती और ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं होता। एंड पेनिनसुलर शेप, हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पानी होगा इक्वेटर की तरफ, पोल्स की तरफ जाओगे कम पानी होगा, है ना? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है। As you move away from the equator, you will feel, and in the interior there will be more continental climate. So here should be continental climate, but यहाँ पे ज़्यादा continental climate नहीं होता है। क्यों? Because of the influence of the sea. Although these areas, northern plains are far from the sea, but they are not very far also. क्योंकि हमारे जो peninsular shape है, इसकी वजह से जो sea है, वो northern plain से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो इन सब कारणों की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स में भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है और इसलिए इंडिया को ट्रॉपिकल कंट्री कहते हैं। इंडिया के मेन फिजियोग्राफिक डिविजन्स, ये तो सिंपली एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट आपको लर्न करना पड़ेगा इसको, ठीक है? हल्का सा मैप बनाओ और कहो कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर पेनिनसुलर प्लेटू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और हमारे आइलैंड्स, ठीक? तो एक तो इनको एन से मेंशन कर दो। फिर हर किसी के बारे में 2-3 लाइन्स लिखनी है। तो जो माउंटेन्स हैं, वो कैसे बने थे? आप सोचो ये चीज़ कैसे बनी थी? उसके कोई स्पेसिफिक फीचर्स। तो कैसे बनी थी? जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी और ये जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स हैं, अभी भी ये राइज़ हो रहे हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बने थे? जो रिवर्स आ रही हैं, रिवर्स अपने साथ बहुत सारा एलुवियल डिपॉज़िट लाई, जिनकी वजह से ये नॉर्दर्न प्लेन्स बन गए, ठीक? और इसकी वजह से इनमें सब डिविजन्स क्या होते हैं? भाबर, तेरई, भांगर और खादर। कहाँ गया? ये रहा, सॉरी। ओके। तो हिमालयास आप हल्का सा डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे ऐसे बड़ी बड़ी चीजें बना देना। भाबर रॉक्स हो गए, फिर तेराई रीजन, उसके बाद भांगर, उसके बाद खादर इज न्यू एलुवियम, जो एकदम नदी के पास वाले न्यू डिपॉजिट्स होते हैं, और भांगर हो गए ओल्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सा डायग्राम बना दोगे तो भी 1-2 नंबर ज्यादा मिल सकते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू, तो पेनिनसुलर प्लेटू इज वेरी ओल्ड, क्योंकि पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था। यही वो मेन पार्ट है जो यूरेशियन प्लेट से टकराया था, जिसकी वजह से उनके कोलिजन की वजह से हिमालयस फॉर्म हुए। तो हिमालयस तो न्यू है, यंग है, लेकिन ये जो मास है पेनिनसुलर प्लेटू वाला, ये बहुत ओल्ड मास है। ठीक है, इट इज वेरी ओल्ड एंड इट वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। और क्योंकि बहुत ज्यादा ओल्ड है, ऐसे सोचो, जो चीज बहुत ज्यादा ओल्ड होगी तो वहां पे पुराने होने की वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा मिनरल्स होंगे, है ना? कोई चीज़ आप अभी भी बनाओगे तो उसमें मिनरल्स नहीं होंगे, लेकिन जब धरती के अंदर काफ़ी टाइम तक बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेट अस से वुड रहती है, तो वुड धीरे 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 कोल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए कहो कि पेनिनसुलर प्लेटो क्योंकि बहुत ज़्यादा ओल्ड है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, जैसे कोल, आयरन ओर, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका। फिर इंडियन डेजर्ट, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और मीसोजोइक एरा में ये सी के अंडर था। कोस्टल प्लेन्स दो हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ठीक? जो वेस्टर्न है वो बहुत नैरो कोस्टल प्लेन्स हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्ट, इसलिए वहां पे बहुत सारे नेचुरल पोर्ट्स हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इमरजेंट कोस्ट का एग्जाम्पल है, इसलिए बहुत ब्रॉड है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत दूर तक जाता है और इसलिए यहाँ पे बहुत कम पोर्ट्स हैं। ये देखो, ऐसे देखो, जैसे वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। अब यहाँ पे ढलान बहुत कम है, तो यहाँ पे जो भी नदी, रिवर्स जो अपना सिल्ट लाती हैं, वो आराम से डिपॉजिट होता रहता है। इसलिए अगर कोई शिप यहाँ पे आएगा तो फंस जाएगा, राइट? तो यहाँ पे शिप के ज़्यादा अंदर आने का स्कोप नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे आपको काफ़ी मशक्कत, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है पोर्ट बनाने के लिए। यू हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट अ पोर्ट, राइट? तो ये इमरजेंट कोस्ट है, इट इज़ वेरी, दिस कोस्ट इज़ वेरी नियर टू द सी लेवल। लेकिन ये वेस्टर्न वाली है सबमर्जेंट कोस्ट, ये डूबी हुई कोस्ट, ऐसे ध्यान रखो, डूबी हुई है मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। तो यहाँ पे पहली बात, बहुत कम रिवर्स हैं और जो भी रिवर्स यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे वो आसानी से नीचे सारा सिल्ट चला जाएगा, तो यहाँ पे आसानी से शिप्स आ सकते हैं, ठीक? तो वेस्टर्न कोस्ट सबमर्ज्ड है, डूबी हुई है, क्योंकि ये डूबी हुई है यानी कि पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है, यहाँ पे पोर्ट्स आसानी से बन जाते हैं। आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स 572 आइलैंड्स हैं। ये सबमर्ज्ड सबमरीन माउंटेन्स का पार्ट है। जैसे मान लो माउंटेन्स हैं, राइट, एंड कोई पानी भरे, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, सॉरी, लेट अस से दीज आर माउंटेन्स, ठीक है? एंड फिर आपने यहाँ पे लेट अस से बारिश हुई बहुत ज्यादा, तो बारिश होगी तो यहाँ पे पानी भरना शुरू होगा,
है ना। तो जब हमें पानी भर जाएगा तो फिर ये जो जगह हैं दीज विल लुक लाइक आइलैंड्स, कि आइलैंड्स बन गए हैं ना। तो फिर दीज आर पार्ट ऑफ ये जो हमारे, एक सेकेंड, हाँ, जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं ये सबमरीन माउंटेन्स के एलिवेटेड पोर्शन है जो पानी से बाहर आ रहे हैं। लेकिन जो लक्षद्वीप हैं ये कोरल डिपॉजिट के बने हुए हैं। ये देखो, ठीक है, ये अंडर सी माउंटेन्स हैं सारे। उसके बाद जो माउंटेन सी लेवल तक आ ही नहीं पाए वो तो हमें दिख ही नहीं रहे, यहाँ पे हमें से पानी पानी दिख रहा है। लेकिन जो माउंटेन्स सी के काफी पास आ गए थे उनके ऊपर कोरल डिपॉजिट्स होते रहे एंड यहाँ पे आइलैंड बन गए। यानी कि ये वोल्केनो ऊपर तक नहीं आ पाया, ये माउंटेन ऊपर तक नहीं आ पाया, लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंस था वो डिफरेंस कोरल्स ने पूरा कर दिया, इसलिए एटॉल्स बन गए और ये बने हैं लक्षद्वीप, मेड बाय कोरल्स वेरी नियर टू द सरफेस। और एक्टिव वोल्केनो और जो सबमरीन माउंटेन्स हैं वो आपके हुए अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार सबमरीन माउंटेन्स हैं जिनका कुछ हिस्सा सी लेवल के ऊपर है, इट इज अबव द सी लेवल, हेंस वी आर सीइंग देम एज आइलैंड्स, इसलिए हमें वो आइलैंड्स जैसे दिखते हैं। इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों मानते हैं? अब आप सोचो एग्जाम में कि कॉन्टिनेंट क्या होता है। कॉन्टिनेंट मतलब एक बहुत बड़ा जोग्राफिकल एरिया जो बाकी जगहों से काफी डिफरेंट है, राइट। तो सब कॉन्टिनेंट क्या होगा, वो भी एक बड़ा जोग्राफिकल एरिया होगा, वो भी बाकी जगहों से डिफरेंट होगा, लेकिन उसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा, बस सिंपल। भाई ऐसे सोचो ना, जैसे हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, तो ऑस्ट्रेलिया को हम कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो काफी अलग है, दूर है, वहां पे अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कैंगरूज वगैरह हैं, कैंगरूज और तो कहीं मिलेंगे नहीं आपको, है ना। तो इन वजह से हम कहेंगे हाँ भी ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, अलग देश है, वहां पे अलग तरह का कल्चर है, अलग तरह की सारी चीजें हैं, वो काफी डिस्टिंक्ट है, काफी अलग है, इसलिए हमने उसको बोल दिया वो एक अलग कॉन्टिनेंट है। तो सेम चीज आप इंडिया के बारे में सोचो, क्या इंडिया का भी बड़ा एरिया है, क्या यहाँ भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है? हाँ बिल्कुल। तो पहला पॉइंट आपका यही हो जाएगा कि यहाँ का एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। कंपैरिजन आप दे सकते हो, नंबर्स थोड़े रट लो, मैं आपको बहुत ही लिमिटेड कंटेंट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू वेरी लिमिटेड कंटेंट सो दैट यू कैन रट्टाफाई देम एंड वेर एवर पॉसिबल यू कैन फिट देम, आप इनको फिट कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर। और जब इस तरह का छोटा छोटा डेटा दोगे ना तो फिर थोड़े से नंबर ज्यादा बढ़ जाते हैं, लगता है कि बच्चा फालतू में कुछ भी नहीं लिख रहा है, वो थोड़ा पढ़ लिख के आया है, ठीक है। तो वट एवर स्मॉल स्मॉल कंटेंट आई एम गिविंग यू प्लीज रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। तो सब कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब बहुत बड़ी जगह, तो इंडिया भी बहुत बड़ी जगह है। यहाँ का लैंड एरिया, इंडिया का लैंड एरिया है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन साथ में अगर पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश मिला लोगे तो अप्रोक्सीमेटली 44 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का 86 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो जब ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है तो हम अपने आप को सब कॉन्टिनेंट तो कह ही सकते हैं, है ना। और पॉपुलेशन, दुनिया की 25% पॉपुलेशन इसी एरिया में है, जिसमें से इसमें से अराउंड 146 करोड़ तो इंडिया की ही है, और बाकी कंट्रीज की मिला के भी अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ पहुंच जाती है। हमारी अलग टेक्टोनिक प्लेट है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, जिसकी वजह से हिमालयाज बने थे और हमें डिस्टिंक्ट पहचान मिली। इसकी वेल डिफाइंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज है, इन चीजों की ना छोटा सा मैप बना सकते हो कि हमारी अलग बाउंड्री है, लैंड बॉर्डर बन गया हमारे हिमालयस की वजह से, ठीक है ना, ऐसे हिमालयस जा रहे हैं और यहाँ पे समुद्र आ गया, तो ये बहुत ही अलग सा एरिया हो गया ना। तो हमारी अलग वेल डिफाइंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज है। यहाँ पे क्लाइमेट बहुत डिस्टिंक्ट है, क्यों? मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंटीरियर ऑफ एशिया में अगर आप जाओगे, इंडिया के ऊपर यहाँ पे जाओगे इस एरिया में हिमालय को क्रॉस करके, तो यहाँ पे बहुत ठंड होती है, यहाँ पे अलग तरह का क्लाइमेट है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही अलग क्लाइमेट है बिकॉज ऑफ हिमालयास। तो हमारा अलग क्लाइमेट है, अलग टेक्टोनिक प्लेट है, एरिया बहुत बड़ा है, हमारी आइडेंटिटी बहुत ही डिफरेंट है, राइट। आप जैसे चाइना से कंपैरिजन करो, जापान से कंपैरिजन करो, तो बहुत डिफरेंट है हमारा कल्चर, ठीक है। वी हैव अ डिस्टिंक्ट कल्चर एंड डिस्टिंक्ट बायोडाइवर्सिटी। जैसे हम कह देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज हैं, राइट, अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी है बिल्कुल। तो इंडिया में भी है, इंडिया में फॉर एग्जाम्पल एशियाटिक लायंस, नीलगिरी थार, राइट, वन हॉर्न राइनो, ये कुछ काफी कुछ यूनिक जैसी चीजें हैं, ठीक है। ये स्पीशीज बाकी स्पीशीज से काफी डिफरेंट है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब आप ऐसे सोचो, अब मैंने आपको पहले सारे क्वेश्चंस करवाए, राइट, उन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप बार बार पढ़ोगे, इन आंसर्स को, इफ यू रीड दीज आंसर्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो आपके दिमाग में मेंटल पिक्चर बन जाएगी, सम पॉइंट्स, ठीक है ना, कि दिस इज इंडिया, एंड व्हेन यू सी द मैप ऑफ इंडिया इन एग्जाम यू विल थिंक कि ओके यहाँ पे हिमालयाज है, यहाँ पे प्लेन्स हैं, यहाँ पे समुद्र है, ये पॉइंट ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर आएंगे, ठीक है। ये बात बार बार रिवाइज करो इनको। उसके बाद देन
इफ यूपीएससी आस्क्स अ क्वेश्चन कि किन जोग्राफिकल फैक्टर से एंशियंट इंडिया में क्या डेवलपमेंट हुई, तो फिर आप सोचोगे हाँ, आई नो मेनी जोग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ इंडिया, देन आई विल थिंक हाउ दे इन्फ्लुएंस एंशियंट इंडिया, है ना? तो चीज थोड़ी आसान हो जाती है। इफ यू डोंट थिंक लाइक दिस, इफ यू डोंट रिवाइज दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, देन दिस क्वेश्चन विल लुक लाइक अ वेरी बाउंसर क्वेश्चन, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया। अगर ज्योग्राफी आपकी अच्छी है तो आप एंशियंट इंडिया से आसानी से रिलेट कर लोगे। जैसे इंडिया का मैप बनाओगे, आपको पता है यार मुझे हिमालयस की बात करनी है, तो क्या बोलोगे? हिमालयस, हाँ यार, एंशियंट इंडिया तो इन्वेजन बच गए थे, जितने इन्वेजन हुए थे वो यहाँ से हुए थे, यहाँ से तो कोई इन्वेजन नहीं हुआ। पहला पॉइंट बन गया ना एकदम। ठीक है, अच्छा माउंटेन्स मैंने देखे थे, तो माउंटेन कहीं और भी हैं क्या? हाँ, यहाँ पे विंध्यास है ना। तो अच्छा, नॉर्थ और साउथ के कल्चर में काफी डिफरेंस है, लैंग्वेजेस में काफी डिफरेंस है, द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे, है ना? तो कल्चरल डिवाइड में विंध्यास ने हेल्प करी। अच्छा, फिर ये हिमालय से नदियां निकलती हैं, तो नदी निकलती हैं, नदियों की वजह से हमने अभी अभी पढ़ा था, जस्ट नाउ वी रेड दैट नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स बने थे, है ना? तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लिख दो कि रिवर गंगा की वजह से नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स बने, बहुत फर्टाइल लैंड था, एंड क्योंकि लैंड बहुत फर्टाइल था इसलिए यहाँ पे महाजनपद बन पाए थे। साउथ में ज्यादा महाजनपद क्यों नहीं थे? बिकॉज वहां पे इतना ज्यादा फर्टाइल लैंड नहीं था, है ना? अब जैसे आप सोचोगे कि रिवर गंगा है, तो सोचो एंशियंट इंडिया में कौन सी ज्यादा पॉपुलर रिवर थी? इंडस, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन सर्वाइव कर पाई। और कौन सा ज्योग्राफिकल फीचर पढ़ा था हमने? पेनिनसुलर इंडिया। हमने कहा था कि ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये सबसे पुराना पार्ट है, इट वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ये टकराया था यूरेशियन प्लेट के साथ में, है ना? क्योंकि ये बहुत ओल्ड है, बहुत पुराना है, इसलिए यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा है। अब सोचो मिनरल्स का क्या रोल था एंशियंट इंडिया के अंदर। पहले आई थी स्टोन एज, फिर ब्रोंज एज, फिर आयरन एज। तो यहाँ पे आयरन वगैरह है कि हाँ आयरन है। फिर आपको ध्यान आएगा कि यस आई रेड दैट यहाँ पे बहुत ज्यादा घने जंगल थे, देवर जंगल्स, बट ड्यू टू आयरन एज वी गॉट आयरन एक्स, जिसकी वजह से हमने आसानी से यहाँ पे सारे पेड़ काट दिए, वी कट डाउन द फॉरेस्ट। देन वी गॉट आयरन प्लो, है ना, जिसकी वजह से वी वर एबल टू डू द प्लोइंग हेयर, यहाँ पे अच्छे से हम हल से, लोहे के हल से जमीन को जोत सके और यहाँ पे अच्छा खासा एग्रीकल्चर हो पाया। ठीक है, तो मिनरल डिपॉजिट लिख लो यहाँ पे। फिर आपने देखा और क्या ज्योग्राफी पढ़ी थी आपने, कि लंबी कोस्ट लाइन है। नॉर्मली लोग की कोस्ट लाइन कैसे होती है? ऐसे स्ट्रेट होती है, लेकिन इंडिया की तो बड़ी अजीब सी है ऐसे। इसका फायदा है, इतनी लंबी कोस्ट लाइन होने की वजह से हमारे काफी अच्छे इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स थे, जैसे कि लोथल के कॉन्टैक्ट्स मेसोपोटामिया के साथ में थे, यहाँ से ट्रेड होती थी। उसके बाद में चोलाज ने काफी इन्वेजन्स वगैरह किए थे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, ठीक है ना, वो भी है। तो ऐसे लॉन्ग कोस्ट लाइन की वजह से हमें काफी फायदा हुआ। फिर मॉनसून कितनी बढ़िया चीज है क्लाइमेट के मामले में, हमने सोचा था कि हिमालयाज हैं वो मॉनसून को रोक लेते हैं, बारिश कर लेते हैं, यहाँ पे पढ़ा था हमने ये सब अभी, जस्ट नाउ वी रेड ऑल दीज थिंग्स। तो सोचो मॉनसून का क्या फायदा था? मॉनसून का फायदा ये था कि जो इंडियन ओशन की कंट्रीज हैं उनके साथ हम आसानी से ट्रेड कर पाते थे। पहले स्टीम इंजन नहीं था, शिप्स नहीं थे उस तरह से, तो लोग विंड का यूज करते थे, ऐसे शिप होता था, शिप के ऊपर ऐसे विंड आती थी, राइट? तो विंड की मदद से शिप आते थे जाते थे। मानसून में क्या होता है? रिवर्सल ऑफ इवेंट्स है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, तो उसकी वजह से इंडियन ओशन कंट्रीज के साथ हमारे काफी अच्छे ट्रेड रिलेशंस बन गए थे। और हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी अलग बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी का एंशियंट इंडिया में क्या काम है? बायोडाइवर्सिटी मतलब पेड़ पौधे जंतु जानवर, अच्छा। तो एंशियंट इंडिया में तो आयुर्वेद काफी फेमस है हमारा, है ना? तो फिर हमने, क्योंकि बहुत ज्यादा शर्ब्स थे, बहुत बढ़िया यहाँ पे प्लांट्स हैं, वैरायटी के प्लांट्स हैं, इस वजह से यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी की वजह से आयुर्वेद डेवलप हो पाया। अगर ये पूरा रेगिस्तान वाला इलाका होता तो क्या आयुर्वेद डेवलप हो पाता? नहीं हो पाता ना। तो फिर हमने अभी तक जो भी चीजें पढ़ी, उन्हीं चीजों को बस हमने एक बार सोचा, रिवाइज किया कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और बाकी पॉइंट्स अपने आप दिमाग में आ गए।